देखिए, अब आपका जो एक और टॉपिक है जो इससे रिलेवेंट, जो आपका सेकंड जो मिड टर्म है उसमें जो सॉरी फर्स्ट मिड टर्म है उसके सेकंड यूनिट के अंदर है, वो है क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर है उससे रिलेवेंट। तो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर अपन ने डिस्कस भी किया है, क्लाइंट सर्वर से रिलेवेंट कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरीके से होती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा ब्रीफली इसको पढ़ लेते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपने क्लाइंट सर्वर जैसे मॉडल है उसके अंदर आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं। मैंने आपको बताया था बेसिक फिनोमेना क्या होता है क्लाइंट सर्वर का। तो क्लाइंट सर्वर के अंदर एक तो क्लाइंट प्रोसेस होता है, सॉरी एक तो क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। तो क्लाइंट वो होता है जो कि रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे आपने देखा होगा इसके अंदर। बेसिकली हमने डायग्रामिक अप्रोच भी देखा था पिछले, जो पहले प्रेजेंटेशन जो देखा था उसमें हमने देखा था कौन कौन सी अप्रोच होती हैं। उसमें हमने क्लाइंट सर्वर अप्रोच भी देखी थी। तो क्लाइंट्स हमेशा सर्वर को क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, फिर सर्वर उसका रेस्पॉन्ड करता है। फिर इस तरीके से जो सारा का सारा, जैसे कि कोई भी रिक्वेस्ट फुलफिल करानी है तो क्लाइंट एवरी टाइम सेंड द रिक्वेस्ट। ठीक है। तो बेसिकली इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल आपके सिलेबस में है, ये दिया हुआ है कि क्लाइंट सर्वर क्या चीज़ है, और ये मॉडल सेकंड यूनिट के अंदर तो आपको ये पढ़ना है। बहुत ही मतलब इजी है ये कंसेप्ट। तो बेसिकली जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है इसके अंदर क्या है कि क्या क्या चीजें ये कवर करता है। विच विच प्रोसेस में बिगेन द इंटरेक्शन, मतलब कौन सा प्रोसेस है वो इंटरेक्शन करना चालू करेगा। ठीक है। तो जैसे कि इसके अंदर इसका कहने का मतलब है कि क्लाइंट है वो इंटरेक्शन करना हमेशा चालू करेगा। ठीक है, ये आपको इस आफ्टर आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर मॉडल आपको पता चल जाएगा। फिर विच प्रोसेस में आंसर, तो रेस्पॉन्ड कौन सा प्रोसेस करेगा। तो एवरी टाइम द रेस्पॉन्ड विल बी गिवन बाय द सर्वर। ये आपने देखा है, मैंने आपको अच्छे से बता दी है सारी चीजें, है ना। और हाउ द एरर कंडीशंस में भी मैनेज, जो जैसे कोई एरर वगैरह आती है तो किस तरीके से मैनेज होंगी, ये सारी चीजें क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर आती है। ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से जो प्रोसेस रहेंगे, तो बेसिकली देर आर देयर टू डिफरेंट प्रोसेस। एक तो क्लाइंट प्रोसेस, तो क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, इट विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। और एक रहेगा सर्वर प्रोसेस। तो सर्वर प्रोसेस क्या करेगा, बेसिकली द सर्वर प्रोसेस प्रोवाइड द एंड गिव द रेस्पॉन्ड टू द क्लाइंट, अपने जो क्लाइंट है उसको रेस्पॉन्ड करेगा ये हमेशा, है ना। और जो क्लाइंट है, द क्लाइंट रिक्वायर्स ए सर्विस, द सर्वर प्रोवाइड द सर्विसेज एंड मेक द अवेलेबल टू द रिजल्ट टू द क्लाइंट। मतलब एवरी टाइम एज यू नो दैट इन आवर ईआरपी सिस्टम, जैसे अपने को ईआरपी के अंदर कोई डेटा चाहिए तो जैसे कि अपन करते हैं, हम हमेशा यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप अपनी फी जमा कराते हैं, तो फी के लिए आप अपना लॉगिन करते हैं तो वो ईआरपी पे जाता है, फिर वहां से डेटा आपका पता चलता है कि कितनी फीस बाकी है या नहीं है, तो आप वहाँ सर्वर से डेटा उठता है ईआरपी सर्वर से और फिर आपके पास आता है। तो एवरी टाइम द रिक्वेस्ट विल बी फुलफिल बाय द सर्वर, है ना। तो ये तो बेसिकली क्लाइंट सर्वर का जो मेन फिनोमेना था वो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिकली एक बार रफली हम देखते हैं। तो क्लाइंट के अंदर इज एन आर्बिट्री एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट बिकम ए क्लाइंट टेम्पररी व्हेन द रिमोट एक्सेस इज नीडेड। मतलब ये कोई, इट मे बी पॉसिबल दैट इट विल बी वर्क फॉर द सम ऑफ द टाइम फॉर द आर्बिट्री एप्लीकेशन प्रोग्राम, है ना। तो ये कोई भी, जैसे कि जिस टाइम किसी को रिक्वेस्ट है वो अगर फुलफिल करवानी है, मतलब उसको रिक्वेस्ट भेजनी है, तो इट विल बी मैक एज ए क्लाइंट, है ना। इट इज द क्लाइंट इज इन्वोक्ड लोकली बाय द यूजर। तो वो उसको क्या, यूजर हमेशा भेज देता है कि भाई हाँ, यूजर कुछ भी उसको इन्वोक करके कि भाई हाँ हमें रिक्वेस्ट फुलफिल करानी है, एंड एग्जीक्यूट ओनली फॉर द वन सेशन, कोई एक पर्टिकुलर सेशन के लिए। एंड इट विल रन द लोकली ऑन द यूजर पर्सनल कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर के ऊपर आप इसको रन करा सकते हैं लोकली। ठीक है। एंड एक्टिवली इनिशिएट द कॉन्टेक्ट विद द सर्वर। तो ये एक्टिव, ये मतलब ये अपनी रिक्वेस्ट को भेज देता है, फिर रिस्पॉन्ड, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, तो इट्स पार्टिसिपेशन इज ऑलवेज एक्टिवली, है ना। एंड इट कैन एक्सेस द मल्टीपल सर्विसेज एज नीडेड, मतलब you can also utilize for the more than one services, it will always send the request for the different services, है ना, इस तरीके से। एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल हार्डवेयर। बेसिकली इसको कोई एक पर्टिकुलर अलग से कोई नए फीचर्स की जरूरत नहीं होती कि अलग से हार्डवेयर वगैरह की जरूरत हो। और सेम इसी तरीके से सर्वर क्या करता है, सर्वर की जो फंक्शनलिटी है वो
इट इज बेसिकली स्पेशल पर्पस जो कि ऑल द इट विल हैंडल ऑल द क्वेरीज रिलेवेंट टू द जो आपका क्लाइंट है, वो सारी की सारी जो है क्वेरी है उसको हैंडल करता है। एंड बेसिकली इट रन ऑन ए शेयर्ड कंप्यूटर। ये सारे के सारे जो ये क्या करता है, इससे सारे के सारे कंप्यूटर शेयर्ड रहते हैं। जैसे अपना ईआरपी का है, उससे सारे के सारे शेयर है, तो यू कैन यूटिलाइज ऑल द यूजर कैन यूटिलाइज इट एज ए सर्वर, है ना। तो सारा इट इज नॉट ए पर्सनल, ठीक है। और इट इज वेट प्रोसेसिबली फॉर द कॉन्टेक्ट फॉर द आर्बिट्री रिमोट क्लाइंट्स एंड एक्सेप्ट द कॉन्टेक्ट फ्रॉम द आर्बिट्री क्लाइंट्स। तो मतलब ये किसी से भी, मतलब कोई भी क्लाइंट है उससे इट कैन कम्युनिकेट विथ सर्वर कैन कम्युनिकेट विद द आर्बिट्री क्लाइंट, है ना। एंड इट रिक्वायर द पावरफुल हार्डवेयर, मतलब इसको ज़्यादा चाहिए होता है। आपने देखा होगा कि जो उसको ज़्यादा मेमोरी, रैम, रोम और हार्डवेयर जो भी है वो उसको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सारा का सारा डेटाबेस वगैरह है वो सारा सर्वर के ऊपर रहता है ना। तो कोई भी सर्वर है, इट इज बेसिकली प्रोवाइड मैनी ऑफ द फीचर्स लाइक द ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड डेटा सिक्योरिटी। इसमें ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि ऑथेंटिकेट करना, मतलब कि हाँ ये क्लाइंट है, इसको वेरीफाई करेगा कि हाँ ये क्लाइंट है। इफ वी आर गोइंग फॉर द ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन का मतलब हो कि भाई उसको कोई परमिशन देना, मतलब यू विल गिव द परमिशन टू द पर्टिकुलर क्लाइंट और द पर्टिकुलर क्लाइंट कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर सर्विस। तो आपको जैसे अकाउंट्स वाला है, कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट का अकाउंट्स वाले को ये परमिशन दे दी कि भाई हाँ ये अकाउंट से रिलेवेंट मॉडिफिकेशन कर सकता है, और ये कोई भी एग्जामिनेशन वाला है वो ही कैन मॉडिफाई सम ऑफ द थिंग्स रिलेवेंट टू द रिजल्ट्स और ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी दीज आर द परमिशंस which is called the authorization. So these are the two different things, authentication and authorization. Data security means every time there are the lot of things relevant to the data security. काफी सारी चीजें रहती है इसके अंदर, डेटा सिक्योरिटी को लेके काफी सारे नए नए फीचर्स रहते हैं। तो ये सर्वर है, उसको एक सर्वर है, उसके अंदर अच्छा एंटीवायरस वगैरह सब कुछ होना चाहिए, ताकि हम सारे के सारे जो फैसिलिटीज है वो भाई उसी के अकॉर्डिंग हैंडल कर सकें, तो सिक्योर रख सकें। क्योंकि अगर हमारा सर्वर है वो शट डाउन हो गया तो फिर देयर आर द लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स। ऐसा आपने अभी देखा होगा, काफी सारे कंसेप्ट आपने देखे हैं सर्वर से रिलेवेंट। अभी आप लोग अभी कोविन जो कोविशील्ड या फिर जो कोवैक्सीन आप लोग लगवा के हैं वैक्सीनेशन, तो इसके लिए जो कोविन ऐप है, कोविन के ऊपर रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा रहे होंगे, तो आपने देखा होगा किस तरीके से जो आपका ये जो सर्वर है, इन्होंने जो सर्वर डेवलप किया है उसमें पर सेकेंड जैसे कि 50 से 55 हज़ार पर सेकेंड हिट जो आए थे, इसकी वजह से ये भी मतलब काफ़ी देर तक ब्लॉक हो गया था। हालांकि इसमें काम मतलब थोड़ी देर में ही ठीक हो गया था, है ना। तो इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग द लॉट ऑफ द वर्कलोड, देन इट मे बी पॉसिबिलिटी टू फॉल और टू मे बी टू फॉर द फॉलिंग ऑफ द पर्टिकुलर सर्वर। तो बेसिकली जो ये आपने जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, दो तरीके का होता है। एक तो टू टायर होता है, एक टू टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर। तो देखिए बेसिकली 2 टायर आर्किटेक्चर होता है, उसके अंदर 2 ही लेयर होती है, एक तो होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। जबकि 3 टायर के अंदर सर्वर के 2 पार्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि क्लाइंट है, फिर एक एप्लीकेशन सर्वर है, फिर एक डेटाबेस सर्वर, इस तरीके से। तो डेटाबेस अलग जगह होता है, ठीक है। तो अगर 2 ही लेयर हैं तो 2 टायर, और अगर 3 लेयर हैं तो 3 टायर। तो जैसे ये 2 टायर है, जैसे 2 टायर की हम बात करते हैं, तो ये 2 टायर आर्किटेक्चर है। तो 2 टायर आर्किटेक्चर के अंदर देखिए बेसिकली जो 2 टायर है इसके अंदर ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। बस इसके अंदर 2 ही लेयर है, ये क्लाइंट और ये सर्वर। तो ये सर्वर है, इसके पास सारा का सारा डेटाबेस रहता है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। ये इसको रिक्वेस्ट भेजता रहता है, ये इसको रेस्पॉन्स भेजता रहता है एवरी टाइम। तो जैसे इसके अंदर ये क्या क्या चीजें होती है, इसके अंदर ये डेटाबेस लॉजिक होता है, सेम डेटाबेस लॉजिक इसके अंदर भी होता है। फिर इसके अलावा तो इसके अंदर डेटाबेस होता है, इसके अलावा इसके अंदर बिजनेस लॉजिक भी होता है और प्रेजेंटेशन। मतलब एवरी टाइम जो प्रेजेंटेशन का जो पार्ट है वो क्लाइंट के पास रहता है, क्योंकि आपने जो भी भेजा वो दिखेगा कहाँ, वो सारा क्लाइंट के ऊपर दिखेगा। तो जो बिजनेस लॉजिक है और प्रेजेंटेशन लॉजिक है वो जैसे हम क्लाइंट के ऊपर देखते हैं। बेसिकली जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है वो क्लाइंट के पास होता है। तो ये जो पार्ट है इसके अंदर हम कहते हैं सर्विस रिक्वेस्ट सेंड। इसने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, इसने रिस्पॉन्ड किया, फिर इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा कि हाँ भाई ठीक है मिल गई है, कोई भी सर्विस के लिए, है ना। तो ये जो 2 टायर आर्किटेक्चर है, एक तो ये क्लाइंट हो गया इसके अंदर और ये सर्वर हो गया। अगर यहाँ पे ये 2 की जगह 3 पार्ट हो, ये 3 टायर होगा, जैसे अभी हम डायग्राम में देख लेंगे आगे।
तो ये टू टायर के अंदर जैसे कि क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये सेम वही जो चीजें हमने डिस्कस किया, डेटाबेस जो होता है वो डेटाबेस सर्वर के ऊपर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस लॉजिक्स होते हैं अलग अलग, जो आपने क्वेरीज वगैरह काफी सारे डीबीएमएस आपने पढ़ रहे हो आप लोग शायद, डीबीएमएस है ना। तो जैसे कि क्लाइंट है वो प्रेजेंटेशन करता है अभी सारा का सारा, जैसे आप लोग जब भी कोई चीज देखते हैं तो वो क्लाइंट के ऊपर देखते हैं। भाई आपने देखा कि हाँ भाई मेरी फी की रसीद दिखाओ, तो क्लाइंट के ऊपर दिखती है भाई ये है, तो द प्रेजेंटेशन पार्ट विल बी द ऑफ द क्लाइंट। एक फैट और थिन क्लाइंट होते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्लाइंट मतलब अगर कोई भी जो प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग और जो भी उसके मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर एक क्लाइंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूशन कर सकता है, फैट क्लाइंट और थिन क्लाइंट जो कि मतलब दे हैव सम ऑफ द स्पेसिफिक फीचर्स, तो उस तरीके से। और इट मे बी मच सिंपलर इफ ऑल द डेटाबेस सर्वर आर द सेम, मतलब एक ही तरीके से हो तो ज़्यादा इजी रहता है इसके अंदर, है ना। तो ये some points these are the cover for the particular things, ठीक है। आप लोगों ने शायद इसके अंदर अभी मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा था कि हाँ डीबीएमएस वगैरह के अंदर कोई क्वेरी वगैरह आपने देखी होंगी शायद, है ना। किस तरीके से क्वेरी चलाते हैं, सेलेक्ट स्टार करके, है ना। क्या हर्षिता, हर्षिता सेठिया, डीबीएमएस पढ़ लिया क्या आप लोगों ने। यस सर। डीबीएमएस अभी कौन सी सेमेस्टर में, इसी में है ना आपके। नहीं सर। डीबीएमएस वाला कौन से सेमेस्टर में आपके, थर्ड में, फोर्थ में। ठीक है ठीक, आपने पढ़ा ना डीबीएमएस सब्जेक्ट तो पढ़ा होगा। यस सर। ठीक है, उसमें क्वेरी वगैरह पढ़ी है ना, किस तरीके से क्वेरी चलाते हैं, सेलेक्ट स्टार, और कहाँ से जो अपन मतलब अलग अलग तरीके से किस किस तरीके से अपन जो क्वेरी चलाते हैं डीबीएमएस के अंदर, वो आपने पढ़ा होगा, है ना। क्वेरीज वगैरह चलाई है ना क्या भाई, हेमू, हेमू चौधरी, क्वेरी चला के देखी लैब के अंदर, डेटाबेस क्वेरीज, या नहीं चलाई है। डीबीएमएस की लैब के अंदर आपने कोई डेटाबेस इंसर्शन वगैरह किया होगा। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, जैसे ऐश्वर्या ने बताया, हाँ इसी तरीके से कि जहाँ से अलग अलग क्लोज को हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार, और फिर फ्रॉम जहाँ से कहाँ से भी हमको डेटा को रिट्रीव करना है, या कहाँ से किसको सेलेक्ट करना है, हाँ, ठीक है, इसी तरीके से क्वेरी चलती है। ठीक है, तो ये हम टू टायर की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं थ्री टायर की। तो थ्री टायर वाला जैसे ये आर्किटेक्चर है, तो थ्री टायर के अंदर मैंने कहा था जैसे उसमें तो एक क्लाइंट होता है एक सर्वर होता है, जैसे अपन ने पीछे देखा, अभी देखिए सिंपल, ये देखिए इसमें, ये जैसे ये क्लाइंट और ये सर्वर, अब इसमें सर्वर को अगर दो पार्ट में अलग डिवाइड कर दिया जाए तो थ्री टायर हो जाएगा। तो ये आपको हमेशा ये पता होना चाहिए थ्री टायर का होता है। ये देखिए, ये क्लाइंट तो ये रह गया, इसके अंदर सारा का सारा जो बिजनेस लॉजिक, प्रेजेंटेशन लॉजिक और डेटाबेस लॉजिक इसके अंदर होता है। अब ये जो ये सर्वर है, इसको एप्लीकेशन सर्वर हम कह रहे हैं, दिस इज द बेसिकली एप्लीकेशन सर्वर। तो ये अलग अलग तरीके का हो सकता है, यूनिक्स भी हो सकता है, विंडोज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये वाला जो सर्वर है ये डेटा सर्वर है, ये डेटा सर्वर। अब डेटा सर्वर के पास डेटाबेस रहता है, सारा का सारा डेटाबेस यहाँ रहता है। तो दिस बेसिकली इन द थ्री टायर आर्किटेक्चर, तो सर्वर का जो काम होता है वो अलग अलग हो जाता है। सर्वर के अंदर की एप्लीकेशन सर्वर है, इट विल हैंडल ऑल द एप्लीकेशंस, एंड इफ इट रिक्वायर सम ऑफ द डेटा, देन it will go for the database server, then data server will find out or retrieve the data. So basically in the three tier architecture there are the two different server, one is the application server and second one is the data server, है ना। इस तरीके से अलग अलग सर्वर होते हैं इसके अंदर। सेम उसके अंदर से बस बाकी के कंसेप्ट जो है वो उसी तरीके से रहेंगे, क्लाइंट और जो सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन वैसे ही रहेगा। तो जो यूजर मशीन होती है जैसे कि हम बात करते हैं, तो उसके अंदर जो ट्रेडिशनल जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है वो बस ट्रेडिशनल के अंदर तो एक क्लाइंट होता है एक सर्वर होता है। लेकिन जो थ्री लेवल है उसके अंदर, थ्री लेवल के अंदर देर आर द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ द मशीन्स। एक तो यूजर जिसको हम क्लाइंट कहेंगे हमेशा, और एक मिडिल सर्विस जिसको हम एप्लीकेशन सर्वर कहेंगे, और देर आर द बेसिकली एक बैक एंड सर्वर होता है जिसके पास डेटाबेस होता है, डेटा होता है। ठीक है, तो डेटा जो टू टायर के अंदर डेटाबेस सर्वर के पास होता है, लेकिन थ्री टायर के अंदर एक अपने आप में एक डेटा सर्वर होता है ना। तो दो तरीके की होती है, इफ यू आर गोइंग फॉर द ट्रेडिशनल देन इट विल बी द टू टायर, एंड इफ यू आर गो फॉर द हायर देन द टू सर्वर, देन इट विल बी द थ्री टायर आर्किटेक्चर। तो ये एग्जाम में कई बार बिल्कुल क्लियरली आता है कि टू टायर और थ्री टायर, आप हमेशा एग्जाम में स्पेसिफिक कहेंगे कि टू टायर आर्किटेक्चर है, ये थ्री टायर आर्किटेक्चर है, और दोनों
अलग अलग बना के बताएंगे। जब भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आप बनाएंगे तो हमेशा जब भी आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनाएंगे तो उसके नीचे जरूर लिखेंगे कि 2 टायर आर्किटेक्चर है या 3 टायर आर्किटेक्चर है ना, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है भाई श्रेया अग्रवाल, मैं जो बात कर रहा हूँ वो समझ में आई? जब भी आप यस सर। जब भी आपको ये कहे कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनाएं, तो आपने जो आर्किटेक्चर बनाया तो आपको बना के बताना पड़ेगा कि ये वाला जैसे बनाया, फिर वो आप कहेंगे ये 2 टायर है, फिर दूसरा बनाएंगे ये कहेंगे 3 टायर है ना। तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और आप अच्छे से उस चीज को ब्रीफ कर पाएंगे, है ना। तो जो इसके अलावा जैसे कि इसके अंदर जो यूजर मशीन है, तो जो क्लाइंट है उसके अंदर इट इज बेसिकली ए थिन क्लाइंट। और जो थिन क्लाइंट का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, और बाकी इसके अंदर जो बाकी के जो फीचर्स हैं वो जैसे कि जो मिडल जो एप्लीकेशन सर्वर की तरह बिहेव करता है। और जो भी क्लाइंट को चाहिए वो तो लेता तो हालांकि थ्रू थ्रू द एप्लीकेशन सर्वर है, और जो द एप्लीकेशन सर्वर विल बी कनेक्टेड थ्रू द बैक एंड और द डेटा सर्वर। तो ये दोनों डायग्राम आप अलग अलग तरीके से बनाएंगे। ये सारा का सारा जो हमने जो पढ़ा है अभी डिस्कस किया वही। तो क्लाइंट एंड सर्वर मशीन्स नीड द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सबको अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए। हालांकि क्लाइंट को कोई पर्टिकुलर एक मतलब इतने एक स्पेसिफिक हार्डवेयर नहीं चाहिए, लेकिन सर्वर को जरूर चाहिए। तो अगर कोई भी सर्वर होगा तो उसको एक स्पेसिफिक हार्डवेयर चाहिए, और एक मतलब आपको एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर, मतलब एक अच्छी आपको बढ़िया क्वालिटी का हार्डवेयर चाहिए इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि मतलब सर्वर क्रैश हो जाए और ये, ठीक है। तो यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर द हार्डवेयर, ठीक है। क्लाइंट और सर्वर में बिलोंग टू द डिफरेंट वेंडर्स, अलग अलग कोई भी कंपनी के हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और आप एक स्केलेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, क्लाइंट को बढ़ा सकते हैं। क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल टू एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन। ये किसी भी तरीके से आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू, ठीक है। और जो जो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हैं, दैट यूजेस द लोअर लेयर प्रोटोकॉल टू सेंड और रिसीव द इंडिविजुअल मैसेजेस। जो क्लाइंट सर्वर का जो आर्किटेक्चर है, जैसे उसके अंदर ये जाता है किस तरीके से मैसेज जाएगा, किस तरीके से मैसेज रिस्पॉन्ड होगा, वो सारे के सारे ये है इसके अंदर प्रोसेस। तो अगर हम बात करें एडवांटेज की, तो क्लाइंट सर्वर के कई सारे एडवांटेज हैं और कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं। हालांकि हर चीज कोई भी चीज है तो उसके एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी हमेशा रहते हैं। तो एडवांटेज के अंदर इट इज बेसिकली द मेन फ्रेम फंक्शनलिटी कैन बी मेड वाइडली अवेलेबल, मतलब काफी सारे फीचर्स इसके अंदर हैं, कॉस्ट बेनिफिट वगैरह। वरना हर चीज के लिए अलग से चीज बनेगी। हर क्लाइंट सर्वर अगर अलग अलग सर्वर ही बन जाएंगे सारे के सारे, तो देर आर द लॉट ऑफ द थिंग्स, है ना। सो आप लोगों की शायद मीटिंग खत्म होगी, तो आप लोग अपनी अटेंडेंस को जरूर मार्क कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, है ना। फिर उसके अलावा जो जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग एंड द डेटा आर लोकलाइज्ड ऑन द सर्वर। जितनी भी प्रोसेसिंग और डेटा है वो सारे के सारे सर्वर के ऊपर लोकलाइज्ड होते हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द बिजनेस लॉजिक। जो कि बिजनेस लॉजिक है, जैसे कि उसकी रीयूजेबिलिटी हो गई, पोर्टेबिलिटी हो गई, ये सारी की सारी उसके अंदर 3 टायर मॉडल के अंदर भी अवेलेबल रहती है। हालांकि क्लाइंट के अंदर 2 टायर में भी रहती है सारी की सारी, है ना। ये ओपन सिस्टम को इनकरेज करता है, और प्रेजेंट डे सिस्टम आर द टू लार्ज, यानी कि आज के सिनेरियो के अंदर काफी सारी मशीनें जो कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और उनको यूज में ले रही है, ठीक है। और अगर कुछ डिसएडवांटेज की बात करें, तो एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सर्वर का बोटल नेक, मतलब इट विल गो फॉर द बोटल नेक। जैसे कोई पर्टिकुलर एक बोटल नेक का मतलब है जो बोतल का ढक्कन होता है आपने बंद कर दिया, कोई पर्टिकुलर एक बिजनेस के लिए आप काम में ले रहे हैं, और ये सारी चीजें, ठीक है। और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर मच मोर कॉम्प्लेक्स देन द नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कुछ एप्लीकेशन है वो कॉम्प्लेक्स हैं, तो जाहिर सी बात है चीजें भी थोड़ी वो चीजें कॉम्प्लेक्स है तो उनको करने में टिपिकल होगा, और कुछ उसके डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। इसके अलावा इट विल बी यूज फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। जैसे बिजनेस लॉजिक होता है उसके अंदर, तो कोई पर्टिकुलर एक बिजनेस के लिए उसी तरीके की चीज चाहिए, वो बाद में और चीजों के काम में नहीं आ सकती है। तो ये सारे के सारे इसके डिसएडवांटेज हैं क्लाइंट सर्वर के। तो ये भी आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या इसके एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है ना। ये सारे आपको भी देखने हैं, है ना। तो ये मैंने जो आपको बता दिया, क्लाइंट सर्वर वाला जो है वो आपको पढ़ना है, 2 टायर 3 टायर दोनों। और आपको जो आपको प्रोसेस थ्रेड वाला जो पार्ट है वो भी बिल्कुल आपको पढ़ना है ना। जो आज जितना पढ़ा दिया ये सारा का सारा आपको मिड टर्म में आएगा। मिड टर्म का टाइम आपको शेड्यूल बता दिया गया है, उसी टाइम में 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे आप लोगों को,
ताकि आप लोग इजीली उसको अपलोड कर पाए, है ना। उसके बाद में किसी तरीके का कोई भी मिड टर्म नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ। हालांकि जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा, वो रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनको पता है कि क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है ना। तो ये आप लोगों को घर पे भी एक बार इनको वापस से देख लेना है, कौन कौन सी यूनिट है मैंने आपको बता दिया, जितना मैंने आज तक पढ़ा दिया वो सारा का सारा आपको पढ़ना है ना। ठीक है भाई, बाकी अपन नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे अभी। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करिए सब लोग मिड टर्म के लिए। ठीक है, ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, यू कैन लीव नाउ, है ना।